हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्रिय विकिरण। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वो रेडिएशन होगी जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि सन लाइट का एकमात्र स्रोत है। जो पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सन से ही आ रही है, लाइट की फॉर्म में आती है। अब जो ये लाइट होती है प्लांट के क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, विकिरण ऊर्जा, उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और ये प्रोसेस होती है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा और रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये चेंज कर देता है। तो इस तरह से तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यह देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी विकिरण है जिसे यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन करना। अभी जो कार्बन का फिक्सेशन करेंगे वो कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ पर करते हैं। ये जो वेवलेंथ होती है ये होती है 380 नैनोमीटर टू 710 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ पर ये कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो ये मैक्सिमम बैंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिया गया है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो 380 नैनोमीटर टू 710 नैनोमीटर है, मैक्सिमम बैंड फॉर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए मैक्सिमम बैंड है ये। दिस बैंड ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब जो ये वेवलेंथ यहाँ पर दिखाई गई है 380 नैनोमीटर से 710 नैनोमीटर, ये जो वेवलेंथ का जो बैंड है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाती है। और इस वेवलेंथ के अंदर ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और जो पिगमेंट पाए जाते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वो इसी वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्रिय विकिरण या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अर्थ सरफेस पर आने वाली रेडिएशन का मात्र 44% पार रीजन में आता है, या जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसमें केवल 44% ही आएगा। क्लोरोफिल पिगमेंट ये क्या करेंगे, केवल PAR रीजन की रेडिएंट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, 380 टू 710 नैनोमीटर तक की लाइट को ये एब्सॉर्ब कर लेंगे। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म, अब प्लांट्स के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पर जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरी वेवलेंथ को की जो एनर्जी होती है उसको यूज में लेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें पाया जाता है, और ये 800 नैनोमीटर टू 890 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दूसरा ऑर्गेनिज्म भी है जो फोटोसिंथेटिक करेंगे, ये बैक्टीरिया हो गए, और ये क्या करेंगे, ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को यूज में लेते हैं। इनमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसी तरह से मैक्री 1972 ने बताया कि एनर्जी की जगह फोटोन की संख्या के साथ फोटोसिंथेसिस का संबंध अच्छा हुआ है। कि हम जो ये एनर्जी यूज में ले रहे हैं, एनर्जी वर्ड, इसकी जगह अगर फोटोन टर्म यूज में लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एनर्जी ये जो पैकेटी फॉर्म में आती है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है, जहाँ प्रत्येक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में एक फोटोन द्वारा एब्जॉर्ब होकर सक्रिय होता है। तो इसमें क्या बताया कि जो फोटोकेमिकल एनर्जी है यहाँ पर इसका कन्वर्जन होता है। फोटोसिंथेसिस में ये होगा, रेडिएंट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। तो ये पूरा क्या है, ये फोटोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन है, ये प्रोसेस है जो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा एक फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा और फिर उसका कन्वर्जन करता है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो अतः
PAR को फोटोन क्वांटम की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि फोटोन का एक मॉलिक्यूल, इसका जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो कितना होता है 6.0222 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर होता है। और इसी तरह से इल्यूमिनेंस मीटर द्वारा PAR की मात्रा को ज्ञात किया जाता है कि कितनी मात्रा में जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आया है। इसी तरह से जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, लक्स। और लाइट इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, क्योंकि अगर वाटर वेपर होगी तो उसके कारण क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी इफेक्टेड होगी। एक डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, बीच में अगर बादल आ जाते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो इस तरह से जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में लाइट इंटेंसिटी को प्रभावित करती है। इसी तरह से जो ड्राई रीजन है उसमें लाइट इंटेंसिटी मॉइस्ट रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जहाँ पे मॉइस्चर कम है एनवायरनमेंट में, वहाँ सीधी सूरज की किरणें आएंगी, और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पर कम होगी। इसी तरह से आकाश में बादल होने पर लाइट इंटेंसिटी 4% तक कम हो जाती है। फिर देखते हैं वेजिटेशन कवरेज के कारण भी लाइट अर्थ सरफेस तक कम पहुंचती है। अब जैसे घना फॉरेस्ट है वहां पर लाइट क्या होगी, ऊपर ही जो ट्रीज की कैनोपी होती है उससे रुक जाएगी। अब जो उसकी जो अर्थ सरफेस है वहां पर कम आएगी। इसी तरह से फॉरेस्ट में लार्ज ट्री के कारण 90 to 98% तक लाइट कम पहुंचती है। फॉरेस्ट में अर्थ सरफेस पर पहुंचने वाली लाइट की मात्रा वहाँ के वेजिटेशन की लंबाई, एज एंड पत्तों के फैलाव पर डिपेंड करती है। कि जैसा फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है किस तरह से पाई जाती है, जो बड़े पेड़ होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, फिर उनके नीचे छोटे और छोटे, फिर ग्रास वेजिटेशन इस तरह से पाई जाती है। तो जो वेजिटेशन का जो फैलाव है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्लांट को कितनी सनलाइट अवेलेबल हो पा रही है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होती है और किस तरह से किस बैंड में ये काम करती है, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं।